क्योंकि 2011 से लेके आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया, उसको थोड़ा मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्यों करनी पड़ी। 2011 में जनता की मांग थी, हमारे कार्यकर्ता नेताओं की मांग थी कि कांग्रेस को और लोकदल को राजनीति से बाहर करने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया और जब गठबंधन की चर्चा हमारी हुई तो उस वक्त साफ तौर पर सभी नेताओं की एकमत राय ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास धोखा देने का इतिहास रहा है। चौधरी भगवत लाल शर्मा जी को इन्होंने धोखा दिया, चौधरी देवीलाल जी को 2 बार इन्होंने धोखा दिया, चौधरी बंसीलाल जी को इन्होंने धोखा दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी इन्होंने धोखा दिया। तो मेरे नेताओं ने कहा कि भाई हमें इन पे भरोसा कैसे करें, हम लोग, इनका इतिहास धोखे का है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी नॉलेज है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा अलायंस हुआ है जो कि डॉक्यूमेंटेड अलायंस था। यह अलायंस हमें लिखित रूप में क्यों करना पड़ा? यह अलायंस हमें लिखित रूप में इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो लोग भरोसे के काबिल नहीं थे। हमने कहा लिखित रूप में करेंगे तो शायद सुधर जाए। अब मैं इसकी कॉपी आपको दूंगा, इसके सिर्फ पॉइंट्स मेन 3-4 है, पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एवं हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा राज्य में कांग्रेस की राज्य सरकार के भ्रष्टाचार एवं घोटालों के विरुद्ध जनता की आवाज को उठाने के लिए परस्पर सहमति द्वारा संयुक्त रूप से संघर्ष करने के लिए गठबंधन का ऐलान किया। दोनों पार्टियों के गठबंधन ने यह तय किया है कि हरियाणा में निजी हितों वाली भ्रष्ट सरकार की नीतियों को उजागर करना एवं हरियाणा की जनता की भावनाओं के अनुसार एक पारदर्शी, उत्तरदायी व सुशासन वाली सरकार को स्थापित करना दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। हरियाणा की वर्तमान परिस्थितियों में दोनों पार्टियों ने जन जागरण हेतु संयुक्त अभियान एवं समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। चलो इसके बाद पॉइंट्स पर आ जाता हूं। आगामी हिसार लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं हरियाणा जनहित कांग्रेस पूर्ण एवं बिना शर्त हरियाणा जनहित बीएल के उम्मीदवार को लोकसभा सीट के लिए पूर्ण रूप से सहयोग व समर्थन करेंगे। राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा की सभी सीटों पर बराबर संख्या में दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। विधानसभा की सीट अनुसार बंटवारे की चर्चा हिसार लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात गठबंधन के विजयी होने की स्थिति में पहले 2.5 वर्ष सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल के नेता कुलदीप बिश्नोई होंगे तथा उप मुख्यमंत्री बीजेपी के मनोनीत करेंगे। आगे के 2.5 वर्ष की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी द्वारा मनोनीत नेता एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा द्वारा मनोनीत नेता करेंगे। गठबंधन द्वारा संचालित सरकार के सभी सत्रों पर दोनों पार्टियां बराबर की भागीदार रहेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर तथा भाजपा 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। सीटों का चयन दोनों पार्टियों की आपसी सहमति पर के आधार पर किया जाएगा। ये पॉइंट पे मैं थोड़ा विस्तार पे आऊंगा। राज्य के बीच में होने वाले उपचुनाव पर भी दोनों पार्टियों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। दोनों पार्टियों के द्वारा बनाई गई संयुक्त अभियान समिति साझा अभियान हरियाणा में चलाएगी। तो ये आपको कॉपी मिलेगी और इसके ऊपर 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं। चौधरी धर्मपाल मलिक जी का है, मेरा है, डॉक्टर हर्षवर्धन का है और कृष्णपाल गुर्जर का है। डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त प्रभारी थे हरियाणा के, कृष्णपाल गुर्जर प्रधान थे। तो आपके नॉलेज में, आपकी समझ में क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कोई डॉक्यूमेंटेड अलायंस हुआ आज तक जो हमने करके दिया? क्योंकि इन पे भरोसा हमारे को किसी प्रकार का नहीं था। हमने मन से, आत्मा से, सच्ची आत्मा से, पवित्र आत्मा से गठबंधन निभाने का प्रयास किया। लगातार 3 साल पल पल इन्होंने हमारे को नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी चाहे खुद की हमारी 2 दिसंबर को सिरसा में रैली, स्थापना दिवस रैली थी, रैली हजका की थी, फिर भी हमने सुषमा जी को, गडकरी साहब को बुला के सम्मान दिया हमारी रैली के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में। फिर हमारी पिछले साल हिसार में रैली थी, हजका का स्थापना दिवस था, उसमें अरुण जेटली साहब को बुला के हमने सम्मान दिया। रथ यात्रा हमने शुरू करी, उसमें मुरली मनोहर जोशी जी को हमने मुख्य द्वारा सम्मान दिया। यात्रा हमारी है, रैलियां हमारी है, सब कुछ हमारा है, फिर भी हमने धर्म निभाया।
रथ के ऊपर 9 फोटो लगे, 7 बीजेपी के, हमारे सिर्फ 2। रैलियों के अंदर फोटो लगे, 7 बीजेपी के, 2 हमारे। और इनकी मंशा अलायंस के शुरू होने कुछ दिन के बाद इतनी हुई, कई जगह हमने रोका टोकी भी। हमारे जो समन्वय समिति के चेयरमैन है मलिक साहब ने भी करने का प्रयास किया कि भाई चौधरी भजन लाल जी के फोटो लग नहीं रही जगह पे, हमारे 2 ही फोटो लगते हैं, आपका तो बाहर लगाते नहीं। वो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद इनका मेन जो इनका रुख हमें सामने देखने को मिला वो आया रेवाड़ी रैली जब मोदी साहब की हुई। चैलेंज करता हूं, मुझे साबित करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी की क्या रेवाड़ी रैली में मुझे आमंत्रित किया गया था कि नहीं। मोदी साहब की रैली में मुझे उस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया था। उसके बावजूद मैं रैली के अंदर गया कि भाई हमारे नेता पहली बार हरियाणा में आ रहे हैं और मैं अलायंस का हेड हूं, तो मेरा जाने का धर्म बनता है। मैंने फोन किया, रामविलास शर्मा जी से बात हुई, प्रभारी से बात हुई। उन्होंने कहा जी आप आमंत्रित तो नहीं, पर आप आएंगे तो आपको सम्मान पूरा दिया जाएगा। मैं वहां गया हूं, आपने टेलीविजन देखे, मुझे बिल्कुल आखिर में बिठाया गया, ना मुझे बोलने का मौका दिया गया, यहां तक कि मोदी साहब ने मेरा नाम तक नहीं लिया अपने संबोधन में। हमने फिर भी गठबंधन का धर्म निभाया। उसके बाद मोदी साहब की इतनी रैलियां, उससे पहले मैं और कई धर्मपाल मलिक जी जाके सुषमा स्वराज जी से मिले। जब लोकसभा का रिजल्ट आ गया, बीच की बातें में नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हम सुषमा स्वराज जी को जाके मिले, हमने कहा जी लोकसभा की सीटों का बंटवारा की कोई बात हो रही, बंटवारा कर लें। हम सोनीपत की बात हम करने वहां पर गए थे, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा सुषमा जी ने कि सोनीपत सीट तो हम किसी को दे चुके हैं। अब आप बताइए, बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या गठबंधन का धर्म है कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो या आप किसी और को सीट बुक कर गए? उसके बावजूद भी हमने गठबंधन का धर्म नहीं खाया। करनाल सीट की बात है, मुझे कहा फिर हमारा बंटवारा हुआ, सीट करनाल हमारी और हिसार हमारी, बाकी 8 सीटें उनकी। 8-2 का करनाल सीट का हो गया, सब अखबार में आ गया, सब जहां आपने सब लिखा है इसमें। मैं चौधरी विनोद शर्मा जी से मुलाकात मेरी हुई, मैं इनसे जाके मिला। हमने कहा हमें सशक्त मजबूत कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है, इनका कद बहुत बड़ा है हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया में। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि बिल्कुल मैं वहां से चुनाव, अगर आप आए हैं तो चौधरी भजन लाल जी के साथ मेरा भाइयों वाला रिश्ता रहा है, तो आप मेरे बेटे की तरह हैं, तो मैं अवश्य, मैं काफी मीटिंग हुई, मुझे इन्होंने एग्री किया। उसके बाद सुषमा जी का फोन मुझे आता है कि विनोद शर्मा जी को आप हल्का में ले नहीं सकते हैं। काफी गर्म फोन मुझे आया। अब हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी में कौन शामिल होगा इसका फैसला बीजेपी नहीं करेगी, हल्का करेगी। हमने फिर उनकी बात को, सुषमा जी की बात को, कि उन्होंने कहा अलायंस तोड़ देंगे हम अगर विनोद शर्मा जी आए। अब इतने कद्दावर नेता अगर हमें आशीर्वाद देने पार्टी में आते हैं, उसका अगर वो भी मैं अपनी जबान हल्की करके बना होता हूं, इससे बड़ा गठबंधन का धर्म कुलदीप बिश्नोई और क्या निभाएगा, ये बात जनता फैसला करेगी। उसके बाद भाई चंद्रमोहन जी का हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हमारी पार्टी में जो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं चौधरी चंद्रमोहन जी, इनको करनाल से रहना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे वहां से, तो हमने चंद्रमोहन जी से बात की, इन्होंने, ये थे नहीं उस वक्त, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया चंद्रमोहन जी फील करेंगे। मैंने नाम की घोषणा कर दी। फिर मेरे को फोन आता है बीजेपी के प्रभारी का, चंद्रमोहन जी तो वहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं। मतलब हर चीज में मुझे गला घोंटने का मेरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने चंद्रमोहन जी से बात की, चंद्रमोहन जी ने बड़प्पन दिखाया अपना बहुत, और कहा कि भाई मेरी वजह से गठबंधन टूटना नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, गठबंधन हमें सरकार बनानी, प्रदेश में अच्छी सरकार दे रही है। इन्होंने बड़प्पन दिखाया, खुद अपना नाम विड्रॉ कर लिया। हम कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट को टिकट यहां से दी जाए। मुझे फिर फोन आता है शाम को कि जी आपको तो हम सरकार सीट दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला कर लिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला कर लिया, सीट डिक्लेयर हो गई। कैंडिडेटों की बात आ रही है आखिरी दिन शाम को। अब कहते भी गठबंधन तोड़ देंगे हुआ तक, अगर आपने करनाल सीट सरता सीट ना ली, हमें जबरदस्ती सरता सीट दी जो बीजेपी की हारने वाली सीट थी। हमने फिर गठबंधन को निभाया। हमारी चूक कहां है मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा। उसके बाद हिसार पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मोदी साहब की रैली मैंने नहीं मांगी, खुद उनका फोन आया साजिश के तहत कि भाई नरेंद्र मोदी जी रैली करना चाहते हैं, आप रैली का समय दीजिए, 5 तारीख का समय दिया, रैली की जगह बताइए। मैंने कहा रैली कैंसिल को दिए, बिश्नोई चुनाव जीता हुआ है, अगर रैली कैंसिल हो गई किसी प्रकार से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा हिसार के अंदर। उन्होंने कहा मोदी साहब ने खुद कहा है, बहुत मेरे पास ईमेल पड़े आए हुए, गुजरात से कॉन्फर्मेशन है, दिल्ली हेड ऑफिस से कॉन्फर्मेशन है, हर जगह से कॉन्फर्मेशन होने के बाद मेरे मुंह से अनाउंस कराया गया कि मोदी साहब की रैली 5 तारीख की आपकी फतेहाबाद के अंदर। भाई दुड़ाराम जी ने ग्राउंड भी बुक कर लिया, वहां पे तैयारियां सारी हो गई। 7 तारीख की रैली थी, और मुझे 5 तारीख को फोन आता है कि मोदी साहब तो नहीं आ पाए। हमने पूरा प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। मैंने कहा मैंने आपसे मांगा नहीं था, मैंने आपसे कोई डिटेल मांगी नहीं थी, मैं रैली मांगी नहीं थी आपसे।
इन्होंने कहा जी मोदी साहब नहीं आ पाएंगे, अरुण जेटली साहब आ जाएंगे उसके अंदर। जब 5 तारीख को सुबह, हमने 5 तारीख और 6 तारीख दोपहर तक अरुण जेटली साहब का प्रचार कर दिया। 6 तारीख को 12:10 पे फोन आता है कि अरुण जेटली साहब तो चुनाव लड़ रहे हैं जी, वो भी नहीं आ सकते। तो कहां कहां अन्याय मेरे साथ नहीं हुआ है, हमारी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। और यहां तक कि जब मैं सोनीपत के लिए डॉक्टर सुशील इंदौरा का नॉमिनेशन भरने जा रहा था, सुशील कुमार इंदौरा जी सिरसा जा रहा था नॉमिनेशन के लिए, तो मेरे पास राजनाथ जी का खुद का फोन आया कि जी हमारी दुग्गल कैंडिडेट सीमा दुग्गल हैं, आप सीमा दुग्गल हैं, इनको आप नॉमिनेट अपना कैंडिडेट बनाइए सिरसा से। दुग्गल है, आप हमें नाम जानते ही उनका। तो राजनाथ सिंह नेशनल प्रेसिडेंट फोन करते हैं कि जी आपके सिंबल पे आप इसको टिकट दो सिरसा से। मतलब एक हद होती है किसी आदमी को दबाने की, किसी आदमी का गला घोटने की। हमने कहा जी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसने तैयारी कर ली, हमारे सारे लोग वहां खड़े, मैं नॉमिनेशन पे जा रहा हूं। इस रैली के दौरान बादल साहब को रोका नहीं गया। बादल इस हार में आके ये भाषण देता है कि भाई 16 तारीख को नतीजा आएगा, 17 तारीख को हम ये दुष्यंत को मंत्री बनवा दूंगा मैं। Who is Mr. Badal to make minister? He is not the prime minister candidate. क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक आम कार्यकर्ता ने, नेताओं को छोड़ दो, क्या किसी एक कार्यकर्ता ने भी उस बात का खंडन किया कि बात गलत है? आज अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में आके कह गए कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी में सरकार हो जाएगी। ये बात इनको इस हार वाले मेरे चुनाव में याद क्यों नहीं बोलने के लिए? उस वक्त बीजेपी के लोगों ने चौटाला के खिलाफ क्यों नहीं बोला? आज कैप्टन अभिमन्यु कहता है कि मोदी के नाम पे 2 सीटें ओम प्रकाश चौटाला ले गया। इस बात का प्रमाण करता है कि बीजेपी ने मदद की इस हार के चुनाव में। बीजेपी का पूर्व जिला प्रधान की वाइफ डोर टू डोर घूम रही अजय चौटाला की वाइफ के साथ। कैप्टन अभिमन्यु के भाई और भतीजे घूम रहे अजय चौटाला के लिए वोट मांगते हुए। बीजेपी का कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लिए। कांग्रेस है, बीजेपी है और चौटाला है, तीनों ने मिलकर मुझे हार में लाया। इस बात के संकेत सबूत मैंने आपके सामने रखे। हमने फिर भी धर्म निभाया। जब हमारी इनको सिर्फ सिंपल सोच थी कि कुलदीप को 2 सीटें हरा दो ताकि कुलदीप बिश्नोई कमजोर हो जाए और तुम स्थापित हो जाओ। जो इनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि रीजनल पार्टी के नेताओं का इस्तेमाल करो, उनके बलबूते पर अपने आप को मजबूत करो और फिर उन्हें खत्म करने का काम करो। ये उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन हम ये चौधरी भजनलाल जी की बनाई पार्टी, हम खत्म होने वाले लोग नहीं है, जनता हमारे साथ है। इस चुनाव के नतीजे के जब एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट की कॉपी मैंने पढ़ के सुनाई। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि भाई बाई इलेक्शन कि भाई लोकसभा के चुनाव के नतीजे के बाद जो समीकरण बनेंगे उसके आधार पर आगे सीटों का रीनेगोशिएशन होगा। इसके अंदर लिखना चाहिए था एग्रीमेंट के अंदर कि पहले बाई इलेक्शन के बाद रीनेगोशिएट करेंगे या और बाई इलेक्शन होंगे उसके बाद रीनेगोशिएट करेंगे या पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद रीनेगोशिएट करेंगे। इसमें क्लियर 8 साल का एग्रीमेंट है ये कि हम अभी और विधानसभा चुनाव तक हम कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बना के हम साथ रहेंगे। तो ये धोखा कौन कर रहा है? चौधरी धर्मपाल मलिक जी ने बार बार रिक्वेस्ट भेजी कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुला दी जाए, हम आगे बढ़े हैं सही। इन्होंने हमारे को जंगल में छोड़ दिया, बीच में बताया नहीं रास्ता कहां जाना है। हमने 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। सारे ने, रामविलास शर्मा से मेरी मुलाकात हुई, कृष्णपाल गुर्जर से मेरी मुलाकात हुई, जगदीश मुखी से मेरी मुलाकात हुई, अनिल जैन से मेरी मुलाकात हुई, सभी जगह मेरी मुलाकात होकर उनको सारी बातें बता चुका। ये आप धोखा कर रहे हैं, धोखा देने की सजा जनता हरियाणा की देगी। उसके बाद अमित शाह साहब से मेरी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की जगह उन्होंने निर्धारित की, बीजेपी ने समय उन्होंने निर्धारित किया। हमारे सारे मेंबर पहुंच गए, उनकी तरफ 2 आदमी आए, कृष्णपाल गुर्जर जी और रामविलास शर्मा जी। तो इनकी मंशा लोकसभा के चुनाव के खिलाफ थी, हमारी मंशा शुरू से साफ थी। अगर मेरी मंशा खराब होती तो उपचुनाव जो रतिया का जमानत जब्त हुई बीजेपी की, मैं उस वक्त कह सकता था कि भाई आपकी जमानत जब्त हुई, हम आदमपुर भी जीते हैं, धार भी जीते हैं, इसलिए हमारा लोकसभा के अंदर भी 5-5 या 7-6 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और यहाँ 60-30 70-20 होना चाहिए, मैं भी कह सकता था। लेकिन क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है, चौधरी भजनलाल जी की बनाई पार्टी है, हम लोग धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते किसी हालत के अंदर। हमने धर्म फिर भी निभाया कि नहीं, जो हमने जबान दी है, एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं, इस पे हम अमल करने वाले लोग। अमित शाह से मुलाकात मेरी 2 दिन पहले हुई, तो उसके बाद बीच में ये भी आई कुलदीप बिश्नोई नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं आया। अरे मैं एक रैली में गया, तुमने मेरा इतना अपमान करके वहां से भिजवाया। कौन सी रैली में आमंत्रित किया मुझे? किसी रैली के अंदर मुझे बीजेपी ने इन्वाइट नहीं किया, चाहे वो मोदी साहब की रैली थी, चाहे वो सुषमा जी की रैली थी, चाहे वो राजनाथ जी की रैली थी, मुझे किसी रैली में इन्वाइट नहीं किया। उसके बावजूद भी एक रैली में चौधरी धर्मपाल मलिक जी गए, एक में जयसिंह राणा जी गए, राकेश जी गए, एक में रेणुका को मैंने भिजवाया, एक में हमारे नरेश यादव जी गए। मैंने फिर भी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में भिजवाया ताकि हमारा फेस सेविंग हो जाए, कि हमारी वजह से कहीं लांछन ना लगे, नुकसान ना हो,
जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये बातें आपको इसलिए भी समझाई हैं कि पग पग पल पल धोखा हुआ हमारे साथ, फिर भी हमने गठबंधन आज तक निभाते रहे कि किसी कहीं ना कहीं इनकी धोखेबाजी की फितरत तो बदलेगी। अमित शाह साहब को मिला, उस दिन मैंने क्लियर बात उनसे करी, बड़ी मीठी मीठी बात करके मुझे उन्होंने भिजवा दिया। क्लियर कट बात उनको मैंने कहा कि ये इस एग्रीमेंट को ऑनर आपको करना चाहिए और हम हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं, आज भी हमारा वजूद उनसे कहीं ज्यादा है। लोकसभा चुनाव के अंदर 80% गांव में इलाकों में हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी के लोगों ने थैले पकड़े बीजेपी के। एजेंट ही इनके पास, कैंडिडेट ही कौन, एजेंट दूर की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी 5 कैंडिडेट इनके कांग्रेस पार्टी के उधार के लिए एमपी बना के रखे हैं। जब लोकसभा में कैंडिडेट नहीं, विधानसभा में कहां से कैंडिडेट आ जाएंगे इनके पास। हमारा क्लियर फैसला है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं, इनकी फितरत आज भी नहीं बदली और हम जवाबदेह हैं हरियाणा प्रदेश की जनता से। क्योंकि जनता को मैंने जैसा पहले कहा कि मैं स्वच्छ सरकार देना चाहता हूं, ईमानदार सरकार देना चाहता हूं, तो हमें सबने ये फैसला किया कि भाई जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे सकते हैं, मुझे अभी देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को, चौटाला को, भगवत दयाल शर्मा जी को, तो वो जनता कैसे भी जनता का धोखा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो जनता के हित में, जनहित में क्लियर कट हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि टुडे वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे, जो धोखा दे। हरियाणा एक कुरुक्षेत्र की धरती है, न्याय वाली धरती है, न्याय देने वाली धरती है, जहां न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ है, हमेशा न्याय की जीत हुई। हमारी पार्टी का गठन भी अन्याय के खिलाफ हुआ था, न्याय के लिए। आज भी हम जनता के दरबार में जा रहे हैं न्याय मांगने आपके माध्यम से कि जनता फैसला करे कि एक धोखेबाजों के साथ जिन्होंने हमारे साथ जो किया उन पर भरोसा करेगी, या हमारे ऊपर जिन्होंने संघर्ष लंबा किया हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। एक तो हमारा ये रहा, दूसरा हमारा आज दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारा साथ, जैसा मैंने कहा, ये रहा कि एक धोखेबाज पार्टी को जनता सभा के दरबार में हम जाएंगे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, मेरी काफी समय से आदरणीय विनोद शर्मा जी से मुलाकात हो रही है, उनसे बातचीत चल रही थी कि भाई हमें हमारे वोटों का विभाजन नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बड़ा कद है, आपका बहुत बड़ा रुतबा है और पिताजी के जाने के बाद हमें एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है। चंद्रमोहन जी थे, मलिक साहब सारे हमारे सीनियर, तुलराम जी बैठे हैं, हमें एक बहुत सीनियर मार्गदर्शक जी की भी जरूरत थी और इसलिए इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। इनका बड़प्पन है कि भाई चौधरी, मैं हमेशा मेरे आशीर्वाद का हाथ तेरे सिर पे रहेगा चौधरी साहब की तरह। और आज हमारी मुलाकात होने के बाद हमारी दोनों पार्टियों ने यह फैसला किया कि हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, हमारा अलायंस रहेगा और मोडेलिटीज क्या रहेंगे वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। और मैं समझता हूं ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा, जो एंटी करप्ट लोगों के, एंटी गुंडा तत्व लोगों के और एंटी धोखेबाज लोगों के हमने एक ईमानदार अलायंस किया है और मैं समझता हूं जनता हमें अवश्य आशीर्वाद देगी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे चौधरी बैजनाथ जी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, परिवार के साथ संबंध रहे हैं। मैं समझता हूं और मानता हूं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध हो सकते हैं। भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था तो इनकी क्षमता को देखकर, इनके परिवार को देखकर, इनकी पॉलिटिकल लीगेसी को देखकर, इनके इतिहास को देखकर और इनका लोगों के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, जो भावना है, उसको देखकर इनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था और वो सही फैसला था। ये अच्छे मुख्यमंत्री बनते और हरियाणा की जनता का भी मेरा मानना है यही फैसला है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। अच्छा शासन हमें हरियाणा में मिलेगा। वो विनोद जी बता पाएंगे, वो कह रहे हैं सरकार बनने के बाद विनोद जी क्या भाई। मैंने आपसे कहा है कि मुख्यमंत्री हमारे चौधरी कुलदीप बिश्नोई होंगे, हमारी अलायंस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं और मैंने उम्मीदवार नहीं कहा क्योंकि मुझे विश्वास है कि बनेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे और अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे
और एक मिनट, और मैं इनके साथ हम इकट्ठे मिलकर दोनों पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार को ये बड़ी प्रिंसिपल पार्टी है, प्रिंसिपल पर आप चलते हैं। 10 बार जब आपने 10 ऐसी घटनाएं हमें गिरवाई कि इस तरह से बीजेपी करती रही, तो तब आपने क्यों नहीं किया? 10 आपने कम से कम इंसिडेंट गिरवाए, तो प्रिंसिपल आपके तब कहां? आपने महाभारत पढ़ी होगी, कृष्ण भगवान ने भी 101 मौके दिए थे कि उसको कत्ल करने से पहले। हमने मौका उनको एंड तक, जब चुनाव सिर पे आ गया ना जनता के सामने, मैं ऐसे लोगों को लेके जाऊं जो लोग अभी भी धोखे से बाज नहीं आ रहे, और जिस प्रकार से ये लोकदल के और कांग्रेस के भ्रष्ट और गुंडा तत्व के नेताओं को शामिल करते जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ऐसे लोग स्टेज शेयर नहीं कर सकता। जिन लोगों के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, जिन मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ, उनको बीजेपी टिकट दे रही है या पार्टी में शामिल कर रही है, क्या उनकी और लोकदल और कांग्रेस की सरकार में कोई फर्क रहेगा? ये सब बातों को लेकर ही मैंने कहा देखिए, आई पर्सनली फील दिस इज टाइम फॉर द पीपल ऑफ हरियाणा टू एलिमिनेट द करप्ट, eliminate the Gunda Tattva and eliminate the धोखेबाज people, and they should elect honest government and which is answerable, accountable to the people of Haryana. And I personally feel if अगर लोग जागरूक हो जाएंगे and if the people understand our point of view, our agenda, mine and Mr. Vinod ji's, so I personally feel that we will sweep Haryana, and like in 1987 Chaudhary Devilaj is sweep Haryana, or 84-93 got. I think we will sweep Haryana, will get better than that. And I want to, आप सबको मैं एक DVD भी देना चाहूंगा जो हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने बना के दी, जिसके अंदर बहुत विस्तार पूर्वक जो बीजेपी के नेताओं ने टाइम एंड अगेन जो गठबंधन के वादे किए थे, उन वादों की आपको याद दिलाने के लिए हमने DVD हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई है, जो देवीदास जी सबको बताई है। I think we are done. Thank you. Thank you.